गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, के समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम संक्षिप्त में इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में, जीवन परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आपका जीवन काल 1916 से 1999 तक रहा है। आपका जन्म 16 नवंबर 1916 को मैसूर के एक ब्राह्मण परिवार में रहा और ब्राह्मणत्व के सानिध्य में ही आपका पालन पोषण हुआ है। आप प्रोफेसर G.S. घुरिये, जो मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, शिष्य रहे हैं। आपने MA, LLB और PhD की डिग्री बम्बई विश्वविद्यालय से प्राप्त की और D.Phil के लिए आप ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए, वहाँ से आपने इस डिग्री को प्राप्त किया। आपने कहाँ कहाँ प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है, उसका संक्षिप्त वर्णन हम इस प्रकार देख सकते हैं। महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में आप सर्वप्रथम समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आपने प्रोफेसर का कार्य किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलोर के विजिटिंग प्रोफेसर का कार्य आपने किया और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज की समाजशास्त्र इकाई के सीनियर फेलो के रूप में आपने कार्य किया है। यदि हम समाजशास्त्र की प्रमुख रचनाएं देखें, श्रीनिवास की प्रमुख रचनाएं देखते हैं, तो आपने बहुत सारी रचनाएं दी हैं और बहुत सारा योगदान आपका हमें समाजशास्त्र में देखने को मिलता है। आपने भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर लिखा है, जैसे धर्म, गांव, समुदाय, जाति और सामाजिक परिवर्तन इत्यादि। ये आपके महत्वपूर्ण विषय रहे हैं लेखन के। कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों का जिक्र हम यहाँ करना चाहेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी कृति रही है 1952 की, वो है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट, इंडियाज विलेज। इसके बाद में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जिसका हिंदी रूपांतरण भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, द रिमेम्बर्ड विलेज और इंडिया सोशल स्ट्रक्चर एंड द डोमिनेंट कास्ट एंड द अदर एसेस, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो आपने पुस्तकों के रूप में लिखी हैं। इनके लेख अंतर्वैश्विक रहे हैं, जो विभिन्न विषयों का मिलान करते हुए लिया है। ये भारत में ही हो रहे सामाजिक परिवर्तनों पर आपने प्रकाश डाला है। आपका उपागम या अप्रोच या पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं, तो आपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के माध्यम से क्षेत्रीय अध्ययन किए, बृहद और लघु अध्ययन किए और क्षेत्रीय अध्ययन तथा वर्णनात्मक अध्ययन के माध्यम से आपने महत्वपूर्ण योगदान पुस्तकों के रूप में, लेखों के रूप में समाजशास्त्र के अंतर्गत दिया है। जब हम ये तो आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और जीवन परिचय रहा। यदि हम आपका महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात करें, तो उनमें प्रमुख रूप से हम इन अवधारणाओं का उल्लेख कर सकते हैं जो आपके नाम से जानी जाती हैं। प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट, सेकंड संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन, जो आपका एक महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, आपके नाम के साथ में जुड़ी हुई हैं। इसी के क्रम में संस्कृताइजेशन के साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, ये आपके महत्वपूर्ण और जाति के ऊपर आपने, और सोशल चेंज, ये आपके अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। लेकिन आपके नाम के साथ में डोमिनेंट कास्ट, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। आपने धर्म, जाति, सामाजिक परिवर्तन और गांव को अपने अध्ययन केंद्र के अंतर्गत रखा, अध्ययन के बिंदु के रूप में रखा और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया है। अब सर्वप्रथम हम आपके संस्कृतिकरण के सिद्धांत की, या जो अवधारणा आपने संस्कृतिकरण की दी है,
उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीनिवास ने भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा की खोज की। अपनी पुस्तक, इसका वर्णन हमें उनकी जो पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, जो 1955 के अंतर्गत आपने लिखी, उसमें आपने बताया कि दक्षिण भारत में मैसूर के कुर्ग लोगों के अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि निम्न जातियों के समूह ब्राह्मणों की प्रथाओं, कर्मकांडों, जीवन पद्धतियों और भोजन संबंधी आदतों, वेशभूषा आदि का अनुसरण करके जाति संस्तरण में एक दो पीढ़ियों में उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी आपने संस्कृतिकरण की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया है वो दक्षिण के अंतर्गत कुक्स के ऊपर धर्म और समाज के अध्ययन के आधार पर किया है, और उसमें आपने ये देखा कि निम्न जातियां उच्च जातियों का, ब्राह्मणों का अनुसरण कर रही हैं और एक दो पीढ़ी के अंतराल में वो उच्च स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों के अनुसरण की बात की, इसीलिए पहला जो उनका कॉन्सेप्ट आया वो ब्राह्मणीकरण का आया, यानी ब्राह्मणों का अनुसरण वो लोग कर रहे हैं। बाद में इसी अवधारणा को, ब्राह्मणीकरण को, आपने वृहद रूप में संस्कृतिकरण का नाम दिया है। इस क्षेत्रीय कार्य का आधार नीची जातियों में सांस्कृतिक प्रचलनों और जीवन शैली को अपने जीवन में स्वीकारने के संबंध में था। यानी निम्न जातियां जो हमारे संस्तरण का, सामाजिक स्तरीकरण का सोपान है, उसमें ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए ऊंची जाति के जीवन शैली को अपने जीवन में स्वीकार करने लगी थी। तो प्रारंभ में आपने ब्राह्मणीकरण संप्रत्यक का नाम और तत्पश्चात इसी के लिए आपने संस्कृतिकरण संप्रत्यक का नाम दिया है। आपने यह पाया कि निम्न जातियां ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य उच्च जातियों की संस्कृति का भी अनुसरण करती है, इसलिए इसे विस्तारित होकर संस्कृतिकरण की अवधारणा में परिवर्तित की गई है। श्रीनिवास ने समय समय पर इस अवधारणा में सुधार करते हुए इसकी विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की। यानी पहले उनकी संकीर्ण परिभाषाएं थी, धीरे धीरे बाद में उनको सुधार करते हुए समय समय पर आपने एक जो उसकी उचित परिभाषा, संस्कृति की वृहद परिभाषा दी है संस्कृतिकरण की, उसको हम इस प्रकार देख सकते हैं आपके अनुसार। उन्हीं के शब्दों में पहले हम संस्कृति की अवधारणा को देखने की कोशिश करेंगे। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचार और जीवन के तरीके को उच्च तथा अधिकतर द्विज जाति की दिशा में बदलती है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में परंपरागत रूप से उसे जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती। तो यहाँ केवल ब्राह्मण नहीं है जो द्विज जाति की बात है, वरन जो ब्राह्मणों के समान और उच्च जातियां हैं उनका अनुसरण वो करते हैं, और उनका जो संस्तरण में बदलाव आता है, उसकी स्थिति में जो ऊंचा उठते हैं, वो बहुत शीघ्रता से नहीं है, वरन एक दो पीढ़ियां उसमें लग जाती है। उसके पश्चात वो उस नए सोपान के ऊपर आने का दावा करते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने संस्कृति की अवधारणा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इसके दो अभिप्राय हैं। पहला ऐतिहासिक और संदर्भात्मक। इसे हम इन दो रूपों के अंतर्गत देख सकते हैं। ऐतिहासिक, इस संदर्भ में भारतीय समाज के इतिहास में संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया रही है। और संदर्भात्मक रूप में इसे हम देखें तो इस संदर्भ में
सापेक्षिक भाव में संस्कृतिकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया रही। अब यदि हम संस्कृतिकरण के, ये तो हमने संस्कृतिकरण के अर्थ, उसको परिभाषा को देखने की कोशिश की है। अब इसके स्रोत क्या क्या रहे हैं, संस्कृतिकरण क्यों हुआ है, इसके प्रोत्साहन के कारण क्या क्या रहे। तो ये अभी तक हमने देखा कि संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो निरंतर चलती है। इसको प्रोत्साहन करने वाले कारकों की विवेचना प्रोफेसर श्रीनिवास ने इस प्रकार की है, जिनमें प्रमुख कारक हैं धार्मिक कारक, सामाजिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक कारक, इसके बाद में आपने आर्थिक कारक, नगरीकरण और औद्योगिकरण तथा संचार और यातायात के साधनों को महत्वपूर्ण रूप में प्रोत्साहन और इसके स्रोत के रूप में देखा है। धार्मिक कारणों की यदि हम बात करें तो निवास की मान्यता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को कर्मकांड, ब्राह्मणों के संस्कार, तीर्थ स्थान, मंदिरों आदि धार्मिक कारकों ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। और आपके अनुसार जब कर्मकांडी क्रियाओं से मंत्रोच्चारण पृथक कर दिए गए, तब ब्राह्मणों के संस्कार अस्पृश्य जातियों सहित सभी को अनुकरण हेतु उपलब्ध हो गए और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक सुलभ तथा व्यावहारिक हो गई। तो ये इसमें कौन कौन से और ऐसे तत्व हैं जिन्होंने योगदान दिया धार्मिक कारकों में। मंदिरों, तीर्थ स्थानों पर भजन मंडलियों, रासलीलाओं, रामलीलाओं, हरि कथा आदि ने धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों तथा विश्वासों के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके फलस्वरूप संस्कृति के उत्तम स्रोत के रूप में ये सहायक बने। दूसरा हम देखें सामाजिक सुधार आंदोलन। तो आर्य समाज, प्रार्थना समाज, गांधी जी द्वारा हरिजनों के लिए किए गए सुधार आंदोलनों ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तेज किया और निम्न जातियों में जागृति पैदा की। इसका संस्कृतिकरण पर विशेष प्रभाव पड़ा। राजनीतिक कारक, इन कारकों में राजनीतिक व्यवस्था, जाति की राजनीतिक शक्ति, राजा या शासक की जाति, नवीन संविधान आदि प्रमुख हैं। जैसे क्षत्रिय वर्ण ऐसा रहा है श्रीनिवास के अनुसार जिसमें अन्य वर्ण या समूह हमेशा सम्मिलित होते रहे हैं। जो निम्न समूह राजा या शासक के निकट आ जाता था वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेता था और वह क्षत्रिय संस्कृति का अनुसरण कर लेता था तथा कुछ पीढ़ियों में क्षत्रिय बन जाता था। ये अपने को क्षत्रिय वंशावली से जोड़कर उन्हीं की तरह धार्मिक अनुष्ठान करते थे और उसके अंतर्गत शामिल होने का अपना दावा पेश करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान में धर्म, जाति, लिंग, रंग, प्रजाति और जन्म के आधार पर सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए। इनके आधार पर कोई भेदभाव गैर कानूनी थे। विशेष कानूनों और पारित अधिनियमों ने भी निम्न जातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा जो अन्य कारण हम देखते हैं वो है एक महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक कारक। विगत वर्षों में विभिन्न व्यवसायों की बहुलता में वृद्धि हुई। जातिगत जो जन्मजात व्यवसाय थे उनके प्रतिबंधों में ढील देना प्रारंभ हुआ, उनमें परिवर्तन हुआ। फलस्वरूप निम्न जातियों ने अस्पृश्य पेशों को त्याग कर पवित्र समझे जाने वाले व्यवसायों को अपनाना शुरू किया और अधिक लाभ वाले व्यवसायों का चयन कर अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च जातियों के समान उन्नत किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि आर्थिक अवसरों और सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन तरीकों को उच्च जातियों के अनुरूप ढाल लिया। आर्थिक कारक के बाद में आता है हमारा नगरीकरण और औद्योगिकरण। इस प्रक्रिया से काफी जनसंख्या गांवों से नगरों की ओर आती रही है। यहाँ जातिगत भेदभाव तुलनात्मक रूप से कम होता है, यानी गांवों और शहरों की यदि हम तुलना करें तो वहां पर ये भेदभाव हमें कम देखने को मिलते हैं। निम्न जातियां यहाँ अपनी जाति छुपाकर कई बार ऐसा होता है कि उच्च जाति का नाम रख लेते हैं, संस्कार भी उनके ग्रहण कर शाकाहारी हो जाते हैं। इस प्रकार नगरीकरण और औद्योगिकरण ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में
महत्वपूर्ण सहायक कारकों का कार्य किया है और कर रहे हैं। लास्ट, संचार तथा यातायात के साधन। इन साधनों के विकास से देश के विभिन्न क्षेत्र, जातियां, सांस्कृतिक समूह परस्पर निकट और निकट से निकटतम आते जा रहे हैं। लघु एवं दीर्घ परंपराओं, उच्च और निम्न जातियों, ग्राम एवं नगर की संस्कृतियों में आदान प्रदान की प्रक्रिया में तेजी आई है और इसका परिणाम यह हुआ कि निम्न जातियों को उच्च जातियों के जीवन के तरीके, व्यवसाय, वेशभूषा, धार्मिक संस्कार आदि के अनुकरण के अवसरों में वृद्धि हुई और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपने सांस्कृतिक तत्वों को बदलकर, अपने सांस्कृतिक तत्वों को बदलकर किसके द्वारा? निम्न जातियों द्वारा। दूसरी जाति, यहाँ दूसरी जाति कौन है? प्रभु जाति या द्विज जाति, उच्च जातियां के सांस्कृतिक तत्वों को स्वीकार कर श्रेणीबद्धता या संस्तरण और स्थिरीकरण में अपना स्थान बदलने की प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कह सकते हैं। अब संस्कृतिकरण के सिद्धांत एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इसकी विभिन्न आलोचनाएं भी समाजशास्त्रियों ने की है, जिसको हम संक्षेप में इस प्रकार देख सकते हैं कि श्रीनिवास के जीवन का एक लक्ष्य भारतीय समाज को समझना था। यद्यपि उन्होंने तकनीकी और आर्थिक विकास की चर्चा की थी, पर समाज के निम्न वर्गों की चर्चा उन्होंने नहीं की। धार्मिक अल्पसंख्यकों की चर्चा भी आपने नहीं की थी। आलोचकों के अनुसार यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को उभारना चाहते थे। उनके अनुसार भारतीय परंपरा वे है जो जाति और गांव में प्रचलित है। हिंदूवादी परंपराएं ही भारतीय परंपराएं हैं। ऐसे विचार हिंदूवादी विचारधारा के प्रतीक हैं, निरपेक्ष नहीं। संस्कृतिकरण के संप्रत्यय या अवधारणा की खोज एक छोटे से क्षेत्र कुर्ग के आधार पर है। यह जाति व्यवस्था के केवल पदमूलक परिवर्तन की व्याख्या कर पाता है। इसके द्वारा वृहद सामाजिक भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करना संभव नहीं है। इसी प्रकार आलोचकों के अनुसार 1952 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में काम करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रचार्ट के संपर्क और प्रभाव के फलस्वरूप एमएन श्रीनिवास उस प्रक्रिया का जिक्र किया, श्रीनिवास ने यानी संस्कृतिकरण का जिक्र किया, जिसमें एक समूह दूसरे समूह की परिस्थितियों की नकल कर अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास करता है। मजूमदार ने आलोचना करते हुए कहा है इसको, और आगे मजूमदार ने इस संप्रत्यय की आलोचना करते हुए कहा है कि संस्कृतिकरण से लंबवत गतिशीलता यानी वर्टिकल मोबिलिटी असंभव है, जैसा कि श्रीनिवास मानते हैं। आपके अनुसार सैद्धांतिक रूप से ही ऐसी स्थिति की चर्चा की जा सकती है। आपने इसके समर्थन में चमारों का उदाहरण देते हुए बताया कि क्षैतिजीय गतिशीलता या हॉरिजेंटल मोबिलिटी हो रही है, वर्टिकल नहीं या लंबवत नहीं। निम्न जातियां जाति गतिशीलता को एक क्षैतिज गति के रूप में देखती है। ये अपनी ही श्रेणी की जातियों में ऊपर उठ जाती है, लेकिन दूसरे वर्ण के स्तर की जातियों में कभी भी नहीं पहुंच पाती है, जबकि श्रीनिवास लंबवत गतिशीलता का दावा करते हैं। मुखर्जी ने 1979 में अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी में चर्चा की है कि जिस संस्कृतिकरण की चर्चा की जाती है वह मूल रूप में ल्याल और रिजले द्वारा विकसित आर्यकरण और ब्राह्मणीकरण की अवधारणाओं में मौजूद है। संस्कृतिकरण की अवधारणा वस्तुतः इस दिशा में एक विस्तार है, जिसको स्वयं श्रीनिवास भी नहीं नकारते, यानी वे स्वयं भी इसको मानते हैं। तो हमने श्रीनिवास के व्यक्तित्व, कृतित्व और मुख्यतः उनके संस्कृतिकरण के सिद्धांत की चर्चा की है। अब उनके नेक्स्ट जो योगदान है उसको अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।